बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 30 करेंगे। डिस्कस टॉलमैन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या होती है उसे डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन द साइन गेस्टल थ्योरी। और जो साइन क्या होते हैं, जो साइन गेस्टल थ्योरी है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखेंगे। टॉलमैन्स term his system of psychologic purposive behaviorism as it capture one of his fundamental notation that organism produce behavior for some adaptive behavior or purpose। इसमें क्या था, जो टॉलमैन का जो टर्म दिया गया था, जो उन्होंने बताया था, ये एक ऐसा था कि साइकोलॉजिकली सिस्टम था जिसमें क्या होता, हम किसी की भी इंसान के जो बिहेवियर होता था उसको हमें जानना होता था, उसे कैप्चर करते थे कि किस तरीके से उसका बिहेवियर है, किस तरीके से उस चीजों को फॉलो करता है, इसका फंडामेंटल नोटेशन क्या होता है, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है, इंसान है या इंडिविजुअल है, अपने बिहेवियर को किस तरीके से अडेप्ट करता है, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह पे किस तरीके से, मतलब उससे अपने आप को उस हिसाब से उस जगह में ढालने की कोशिश करता है। He started out as a behavioristic but acquired an interest in Gestalt theories from Kurt Lewin and adapted some Gestalt concept into his वर्क। इसमें क्या था, जब इन्होंने टॉलमैन ने से स्टार्ट किया था इसके सर्च करना, इसके ऊपर डिस्कस करना, तो उन्होंने सबसे पहले क्या उसके ऊपर बिहेवियरिस्टिक किया, उसके बिहेवियर को पता लगाने की कोशिश की कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। प्लस में उसमें उन्होंने क्या, जो गेस्टल थ्योरी थी उसमें इंटरेस्ट जताया, उसे जानने की कोशिश करी, और वो भी किस तरीके से फ्रॉम कुरान टू लेविन्स के थ्रू, और अडेप्ट किया उन्होंने जो भी गेस्टल ने कॉन्सेप्ट में लिखा था उसे अपने उन्होंने काम करने के तरीके में उसे फॉलो किया, और उसी को उसमें से जो थोड़े बहुत जो रूल्स थे उसी को फॉलो करने की उन्होंने कोशिश की। ही बिलीव इंडिविजुअल डू मोर देन merely रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, they act and brief attitudes changing condition and they strive towards goals। इसके बाद उन्होंने क्या, वो उन्होंने बिलीव किया इनकी थ्योरी पे, प्लस में इन्होंने इंडिविजुअल जो भी थे, इंडिविजुअल स्टूडेंट से इंसान, उनके ऊपर उन्होंने बिलीव किया, उनके बिहेवियर को सर्च करना स्टार्ट किया और उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स किया कि किस तरीके से वो अपने हाव भाव को रखते हैं, किस तरीके से अपने वो ब्रीफ रखते हैं, क्या उनका एट्रीब्यूट से किस तरीके से चेंज करते हैं कंडीशन के हिसाब से, मतलब अपना जो उनका बिहेवियर था वो किस तरीके से चेंज करते हैं कि वो अपने गोल्स तक, जो उनका उद्देश्य है उस तक वो पहुंच सके। टॉलमैन इज वर्चुअली द ओनली behaviorist who found the stimuli response theory unacceptable because reinforcement was not necessary for learning to occur। इसके बाद क्या था, टॉलमैन ने वर्चुअली मौखिक तरीके से अपने सामने ही इस चीज को देखने की कोशिश की, इसका बिहेवियर को जानना उन्होंने, प्लस में उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को भी अपनाया, जिसमें कि उन्होंने देखने की कोशिश की कि किस तरीके से जो इंसान होता है वो, जैसे हम इस चीज को बार बार करते रहते हैं तो उसका क्या वो उसमें मतलब क्या वो अपना रिस्पॉन्स देता है, उस चीज को उन्होंने सर्च किया, परंतु इसको उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, जैसे हम किसी इंसान को बार बार एक ही चीज करवाएंगे तो उस चीज की वो आदत डालेगा, फिर उस चीज को करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज को उन्होंने मतलब देखा तो सही, परंतु इसको पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माना कि जरूरी नहीं कि हर काम के लिए कि उन्हें रेनफोर्समेंट इनाम दिया जाए लर्निंग कराने के लिए। ही फेल्ट बिहेवियर वॉज हॉलिस्टिक, पर्पोसिव एंड कॉग्निटिव। उन्होंने देखा कि जो बिहेवियर होती है हमारी हॉलिस्टिक होती है, पर्पोसिव होती है, और हमारे जो कॉग्निटिव, जो हमारे दिमाग से कार्य करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि हर एक चीज के लिए उन्हें रेनफोर्समेंट दिया जाए। Tolman's view can be summarized by saying that behavior is not a response to a stimuli, but is cognitive coping with a pattern of stimuli। टॉलमैन का व्यू था, उनका मानना था कि किसी भी इंसान को जब हम फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस इंसान का समराइज करके उसके बिहेवियर को ही अपनाना ही स्टिमुली या रिस्पॉन्स करके इसको हम अपने लाइफ में ला सकते हैं या फिर लर्निंग कर सकते हैं। उनका मानना था कि हम अपने दिमाग से चीजों को देख के, उसके बिहेवियर को जान के उस चीज को अपने लाइफ में ला सकते हैं, उसके पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, उसको हम अपने हिसाब से स्टिमुलेट कर सकते हैं, ना कि उसी चीज का रटाफिकेशन, मतलब एक ही चीज को बार बार करके ही उसे हम सीखा जाए, ऐसा वो नहीं मानते थे।
In his sign-gestal theory, he put forth the notation that there are 3 parts to learning which work together as a gestalt. उन्होंने क्या था, साइन गेस्टल थ्योरी को अपनाया, उसे फॉलो करने की कोशिश की और फोर्थ नोटेशन में उन्होंने देखा कि जो 3 पार्ट्स थे उसे लर्निंग करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो गेस्टल थ्योरी थी उसके साथ मिलकर काम किया, उनके साथ वर्क किया एक दूसरे के साथ. There are the significant or goal of behavior, the sign or signal for action and means and relations which were internal process and relationships. इसमें क्या था, उन्होंने इस चीज के सिग्निफिकेंट को जानने की कोशिश की, प्लस में ये देखा कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है कि वो अपने गोल उद्देश्य तक पहुंच सके. और जो साइन गेस्टल था उसका जो साइन का मतलब था वो क्या था, सिग्नल फॉर एक्शन था, कि किस तरीके से हम उसके सिग्नल, इसके एक्शंस के थ्रू उसकी चीजों को समझ सके, उसका रिलेशंस किस तरीके से हम जान सके. इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या इंटरनल प्रोसेस किया, आंतरिक तरीके से के ऊपर काम करने की कोशिश की, प्लस में इसके जो रिलेशनशिप था वो भी जानने की कोशिश की. He believed learning is an accumulation of these sign gestures and that they are then converging into cognitive maps. इसके बाद क्या क्या उन्होंने इसे जानने के साथ साथ इन्होंने लर्निंग के ऊपर भी बिलीव किया कि हमें किस तरीके से बच्चों को लर्निंग करवानी चाहिए. उन्होंने गेस्टल थ्योरी को भी अपनाया, उसे भी एक्यूमुलेशन किया, प्लस में उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो भी उन्होंने कन्फ्रंट किया उसे किस तरीके से कॉग्निटिव मैप्स में उनके दिमाग में भरने की, डालने की कोशिश की. Input about the environment which is ongoing also influence behavior in that it causes certain gestures to be selected or not in relation to the individual's purpose or goals and other factors. इसमें क्या था, उन्होंने देखा कि जैसे कि हम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो एनवायरनमेंट से हम जो चीजें सीखते हैं उस चीज को हम अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं. इससे क्या होता है, उन्होंने बहुत सारे कॉजेज देखे जो कि गेस्टल थ्योरी से मैच होते थे भी नहीं भी होते थे. इस चीज को उन्होंने खुद से करने की कोशिश करी और इसका रिलेशन जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से इंडिविजुअल में जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है वो किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से वो अपने गोल्स, अपने पर्पस को पूरा कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या फिर किस फैक्टर का यूज करके वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. इन द सेंस लर्निंग इज यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. जो हमारे सेंसेस ऑर्गन होते हैं वो भी हमारी लर्निंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और हर एक इंसान के लिए जो लर्निंग स्किल होती है, ईच इंडिविजुअल के लिए जो सेंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यूनिक होते हैं. टॉलमैन coined the term cognitive map, which was an internal perceptual representation of external environment features and landmarks. जो टॉलमैन का मानना था, उन्होंने क्या किया, जो कॉग्निटिव मैप था जिसमें क्या होता है वो चीजों को समझ के कोशिश करते थे कि वो अपने दिमाग में उस चीज को बैठाए, प्लस में वो अगर दिमाग में जाता था तो वो क्या इंटरनल प्रोसेस करता था जिससे उस चीजों को वो समझने की कोशिश करते थे जो कि उनके बाहर के वातावरण में हो रहा होता था. उस चीज को वो अपने समझ के अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करते थे, इन्वायरमेंट के फीचर्स को जानते थे और जिस जगह पे वो रहते थे उस चीज को जानने की भी कोशिश करते थे और अपनी डेली लाइफ रूटीन में लाते थे. He thought that individuals acquired large number of cues from the environment and build up expectations about their performance or changeable characteristics. और उनका मानना था कि हर एक इंसान के लिए जब हम इंडिविजुअल को लर्निंग करवाते हैं तो उनके लिए ये जरूरी नहीं होता कि लर्निंग सिर्फ करवाई जाए. वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर रह के भी उन्हें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं जिससे वो जानने की कोशिश करते कि हम किस तरीके से अपनी लर्निंग कर सके, क्योंकि हर एक चीज को ये नहीं होता कि हम रटिफिकेशन तरीके से कर सके. कुछ चीजें क्या होता है, हम अपने आप से भी पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंट्स में रह के एक दूसरे से बात करके भी हम चीजें सीखते हैं. प्लस में जो भी उसके एक्सपेक्टेशन थे, उसकी परफॉर्मेंस थी, उसे भी जानने की कोशिश करते हैं, उसे भी बनाते हैं, उसके ऊपर भी अपने उद्देश्य के ऊपर आगे बढ़ते हैं. प्लस में क्या कुछ चीजें होती हैं जो कि उन्हें लगता है कि इस चीज को चेंज कर देना चाहिए, तो वो क्या होता है, चेंजेबल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू होता है कि वो अपनी कुछ आदतें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं. By using this internal representation of a physical space, there they could get to the goal by knowing where it is in a complex of environmental features.
ये क्या होता है, जब वो अपने आसपास के वातावरण में रहते हैं तो उस चीज को वो जानते हैं, अच्छे से परखते हैं, प्लस वो उस चीज को वो अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका जो फिजिकली स्पेस होता है वो भी फिलफुल रहता है, प्लस में वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने की भी निरंतर कोशिश करते हैं, वो अपने जो उद्देश्य होते हैं वहां तक पहुंच भी जाते हैं, और जो भी उनके कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल फीचर्स होते हैं, जो भी उनके इन्वायरमेंट में रहकर जो भी जटिल समस्याएं या प्रॉब्लम्स आते हैं उसे भी वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट्स एंड वेरिएबल रूटीन्स आर पॉसिबल विद दिस मॉडल। इसमें क्या था, शॉर्टकट्स और वेरिएबल्स के थ्रू भी अपने जो उन्होंने मॉडल बनाया था वहां तक पहुंचना या फिर उसे फॉलो करना बहुत ही आसान होता था। Whereas behavioristics view training as a way to build up a certain set of sequence responses, Tolman thought that training would lead to a tendency to go to a certain place. इससे क्या होता, जो टॉलमैन थे उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए उसे हमारे बिहेवियर में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम ट्रेनिंग के थ्रू अपने जो बिहेवियर होता है उसे बिल्डअप बढ़ा सकते हैं। प्लस में उसे हमें क्या, एक सेट ऑफ सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम सेट में मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो उसे हम अपने डेली लाइफ में उसे ला सकेंगे और चीजों को अच्छे से जान सकेंगे। और जो टॉलमैन थे उनका मानना ये था, उन्होंने अपने विचार में भी ये बताया कि ट्रेनिंग के थ्रू ही हम जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतनी ज्यादा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, और इसे करने के लिए हमें सर्टेन प्लेस की भी जरूरत होती है जहां पर हम अच्छे से ट्रेनिंग करके चीजों को समझ सके। द सब्जेक्ट्स वुड लर्न वेयर टू गो, नॉट जस्ट हाउ टू गो। और जो हमारा लर्न करने का तरीका है उससे हमें अपने सब्जेक्ट तक पहुंचना है कि हमारा उद्देश्य क्या, हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसके पास जाना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए हम कैसे जाएं, क्या करें, कैसे नहीं करें। उस चीज को हमें अपने अंदर ही बैठाना चाहिए, उसके बाद ही हम अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। टॉलमैन वॉज अ सेंट्रलिस्ट। जो टॉलमैन थे वो क्या सेंट्रलिस्ट थे, वो जो भी इंडिविजुअल था उसका उद्देश्य को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते थे, और जो भी इंडिविजुअल थे उनका उद्देश्य जो होता था उन्हें उसको पूरा करने की कोशिश करवाते थे। He felt that learning was fundamentally a function of the central nervous system and as opposed to peripheralism, the view of behaviorism. इसमें क्या था, जो हमारे टॉलमैन थे वो जब लर्निंग करवाते थे तो उसे अपने अंदर अपनी आदतों के अंदर लाने की कोशिश करते थे, परंतु में ये कहता जो सेंट्रलिज्म का मतलब होता था कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट था, जो कि हमारे पेरिफेरल पे होता है। इससे क्या होता है, जो भी चीज को हम अपने लाइफ में नर्वस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, हम हमारे दिमाग में वो चीज आ जाएगी, तो उससे क्या अपने डेली लाइफ अपने बिहेवियर में भी लाने की कोशिश करेंगे और चीज को हम फॉलो करेंगे। Tolman also worked on latent learning, defined as learning which is not apparent in the learner's behavior at the time of learning, but which manifests later when a suitable motivation and circumstance appear. इसमें क्या था, जो टॉलमैन से वो काम करते थे लैटेंट लर्निंग के ऊपर। अब देखेंगे लैटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है। लैटेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें क्या, जब हम लर्निंग करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उस लर्निंग को हम अपने बिहेवियर के अंदर ही लाके आए, और जब हम उस टाइम जिस टाइम पे हम लर्निंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही वो हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाए। ये लेटेंट लर्निंग का मतलब नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो हम लर्निंग करते हैं उसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही वो चीज हमारे बिहेवियर में आती है, उसके बाद हम उसे क्या मैनिफेस्ट करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये लर्निंग हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। फिर हम उस चीज से मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, फिर वो हम अपने सर्कमस्टांस में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम उस चीज के बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीजें हमें अपने आसपास में ही दिखाई देने लगती है। The idea of latent learning was not original to Tolman, but he developed it further. जो आइडिया था लेटेंट लर्निंग का नहीं था कि ये ओरिजिनल था, रियल में था, परंतु ये क्या था, जो टॉलमैन था वो बताना चाहते थे इस लर्निंग करने के लिए हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद ही हम उस लर्निंग को कर सकते हैं और फिर उसे डेवलप कर सकते हैं। टॉलमैन आल्सो इंट्रोड्यूस इंटरवेनिंग वेरिएबल्स इनटू द नॉमेनक्लेचर ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी। इसलिए जो टॉलमैन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के थ्रू जिससे हम उसे नॉमेनक्लेचर करके जो लर्निंग होती है उसे साइकोलॉजिकली तरीके से जानने की कोशिश करें और समझ सके। इन टॉलमैन सिस्टम देयर वर 3 क्लासेस ऑफ वेरिएबल्स। जो टॉलमैन सिस्टम था, टॉलमैन थ्योरी थी, उन्होंने 3 क्लासेस बनाई थी वेरिएबल्स की। वो देखेंगे, फर्स्ट है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या है,
बिहेवियर्स और रिस्पॉन्स बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट, किसी चीज के ऊपर डिपेंड होना। तो इसमें क्या था, जो भी बिहेवियर होता था या किसी इंसान के इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता था उसे ऑब्जर्व किया जाता था, उसे मेजर किया जाता था कि वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं। इंडिपेंडेंट, टू टाइप्स वर इन्वायरमेंटल एंड इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिपेंडेंट क्या हो गया, नाम से पता चला है किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, सारे काम अपने आप इंडिपेंडेंट करना होता है। ये दो टाइप्स के होते थे, एक इन्वायरमेंटल के थ्रू और दूसरा इंडिविजुअल के थ्रू। मतलब हम इन्वायरमेंट में रहकर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, फिर एक दूसरे के साथ रहकर भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरवेनिंग। इसमें क्या, दिस आर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स रेदर देन फिजिकल पैरामीटर। ये क्या होता था, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्टेड होता था, ना कि हमारे फिजिकल पैरामीटर से रिलेटेड होता था। दे आर डिफाइंडेबल एंड मेजरेबल। ये क्या होता था, डिफाइंडेबल होता था और मेजरेबल होता था, बट नॉट ऑब्जर्वेबल। ये हम डिफाइन कर सकते थे और मेजर कर सकते थे, परंतु इस चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। दे हैव फंक्शनल रिलेशनशिप्स विद बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। परंतु इसका जो फंक्शनल था, इसका जो कार्य था, वो दोनों के ऊपर डिपेंड होता था। इंडिपेंडेंट के ऊपर भी ये कार्य करता था और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर भी ये कार्य करता था। मतलब इसका इस दोनों के साथ रिलेशनशिप था। दे आर इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस। और जो हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स था, ये हमारा क्या, इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस था, वो हमारे इंटरनल पार्ट से भी रिलेटेड था। अब हम इसे देखेंगे हम किस तरीके से इसे एग्जाम्स में भी हम कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा एग्जामिनर है पेपर चेक करते वक्त भी उसे लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है, प्लस में इससे हमारी जो शीट होगी वो भी आसानी से भर जाएगी, प्लस में देखने वाले को भी ये अच्छा लगेगा। पहले क्या पॉइंट लिखेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। थर्ड में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे बिहेवियर में आते हैं, और बीच में आएगा हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो कि हमारे क्या होते हैं, इंटरनल एक्टिविटी विच आर बिहेवियर्स डिटरमिनेट्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि हमारे इंटरनल एक्टिविटीज से होते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं स्टिमुली हो गया, पास्ट ट्रेनिंग हो गया, साइकोलॉजिकल स्टेट हो गया, इंक्लूडिंग एंडोक्राइन हो गया, ड्रग्स हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, एज हो गया, माजा पैटर्न हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में इंक्लूड होते हैं पर्पस हो गया किसी चीज को करने के लिए, कॉग्निटिव डिटरमिनेंट्स हो गया जैसे कि सच एस ड्राइव्स, गोल्स, एक्सपेक्टेशंस हो गया, क्या हम उद्देश्य क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, कैपेसिटीज हो गया सच एस नेचुरल एबिलिटीज, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, प्रीवियस ट्रेनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, हमारा बिहेवियर एडजस्टमेंट हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ भी नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।